जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज की हमारी टॉपिक वाइज सीरीज नंबर 3 होने वाली है, जिसमें हम बैडमिंटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बैडमिंटन की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इसके टॉप 50 क्वेश्चंस को भी यहीं कवर करेंगे साथियों। वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम बैडमिंटन को बहुत ही अच्छी तरीके से उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिनमें बैडमिंटन से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो इन पॉइंट से आते हैं साथियों। सो जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इससे पहले हमने एथलेटिक्स को कवर किया है और उसके एमसीक्यूज मैंने एक्चुअल एक किताब से करवाए थे जिसमें मैक्सिमम कुछ के आंसर्स उसमें गलत दे रखे हैं, बट कोई बात नहीं, उसको हम क्लियर कर लेंगे। जो आंसर गलत होंगे उनको करेक्ट करा दिया जाएगा। सो चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों कि बैडमिंटन जो खेलता पहली बार 1850 में, ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है 1850 में साथियों, ओके, 1850 में महाराष्ट्र के पूना शहर में खेला गया साथियों। ये ध्यान रखना है, भारत में अगर सर्वप्रथम खेले जाने की बात करी जाएगी तो बैडमिंटन अप्रोक्सीमेट लगभग 1850 में महाराष्ट्र के पूना शहर में खेला गया। ठीक है, शुरुआत कह सकते हो आपकी इंडिया में इसके अगर बात करें। फिर पुराने टाइम पे इसको बैटल डोर के नाम से भी जाना जाता था साथियों। यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे कि बैटल डोर का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में या प्राचीन समय में इसे बैटल डोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज नोन एज बैटल डोर। ओके, फिर बैडमिंटन खिलाड़ियों को शटलर भी कहा जाता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं उनको और किस नाम से जानते हैं भैया, तो शटलर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम बात करेंगे कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, फालतू की चीज़ें नहीं रखी हैं। उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में आए। एग्जाम का टाइम भी नज़दीक है क्योंकि मई में एग्ज़ाम होना है आपका। साथ ही एमपी टेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होके वो भी शायद फिजिकल एजुकेशन का आई थिंक सो 20-21 तारीख के आसपास हो गया, तो अपने को एक अच्छा समय मिला है। ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे और जो थ्योरी क्लास का चल रहा है तो आपका फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम जो इधर इस बीच में होने ना, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होने वाली है ये। सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे, BWF की अगर हम बात करें साथियों, ठीक है, इसकी स्थापना हुई 5 जुलाई 1934 को। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 5 जुलाई 1934 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें साथियों तो कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है भैया। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है। फिर करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो करंट प्रेसिडेंट आपके पॉल एरिक हॉबर लॉर्सन हैं। ठीक है, पॉल एरिक हॉबर लॉर्सन ये करंट प्रेसिडेंट है, पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, पॉल एरिक हॉयर लार्सन, ये आपको ध्यान में रखना है। इतने पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो आपको रिमेंबर होने चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उबेर कप और थॉमस कप से आपसे सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में उबर कप और थॉमस कप से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थॉमस कप की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 1948-49 में हुई। ठीक है, पहला थॉमस कप जो हेल्ड हुआ 1948-49। सिंगल डिजिट में अगर आपसे पूछे तो 1949 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, द टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ये जो थॉमस कप है साथियों, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है भैया। ठीक है, BWF के द्वारा। और द टूर्नामेंट फॉलोज नॉकआउट फॉर्मेट। ये नॉकआउट फॉर्मेट को फॉलो करके इसकी प्रतियोगिता कराई जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस कप में किस प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो नॉकआउट फॉर्मेट में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया वॉन द थॉमस कप इन 2022 डिफीटिंग इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया को फाइनल में 2022 में हराकर ये थॉमस कप का मुकाम अपने नाम किया था साथियों। ठीक है, 2026 में जो थॉमस कप होगा वो कहाँ पर होगा भैया? हॉर्सेंस डेनमार्क में होगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। हॉर्सेंस डेनमार्क में 2026 का, थॉमस कप और उबर कप दोनों ही होगा, ठीक है, हॉर्सेंस डेनमार्क में, ठीक है। नेक्स्ट उबर कप की अगर हम बात करें साथियों, एक और पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो थॉमस कप होता है वो मेंस के लिए की जाने वाली प्रतियोगिता है, ठीक है, मेंस बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये, ठीक है। और उबर कप जो है आपकी ये वोमेंस के लिए होती है, ठीक है, वोमेंस के लिए होती है, ये ध्यान में रखना है। तो द उबर कप इज अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन, स्पेशली द वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप्स फॉर वोमेन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड इज नेम आफ्टर फॉर्मर, ठीक है, इनका जो ये जो उबर कप नाम पड़ा ना साथियों, ये ब्रिटिश फॉर्मर थे, बैडमिंटन प्लेयर थे, बैटी उबर के नाम से इनका नामकरण हुआ इस कप का, ठीक है। उबर कप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से भैया महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है। इसका नाम पूर्व ब्रिटिश बैडमिंटन खिलाड़ी बैटी उबर के नाम पर रखा गया साथियों। और पहला उबर कप या उबर कप की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें साथियों 1956 1957 ध्यान रखना है आपको, सिंगल डिजिट में अगर पूछा जाए तो 1957 ध्यान में रखना है। इतनी इंपॉर्टेंट इन दोनों पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसकी फेडरेशन की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन जो कि है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया आज की डेट में, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें 1934 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका भैया न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान में रखना है। करंट प्रेसिडेंट आपको ध्यान में होने चाहिए। सो हिमंता बिस्वा शर्मा इसके करंट प्रेसिडेंट हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, BAI के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अगर करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1938 में हुई साथियों, ठीक है। फिर बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है या नेशनल गेम्स किस कंट्री के हैं, तो ये दो कंट्री के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया कंट्री के ये क्या है, कैपिटल गेम्स कह सकते हैं या राष्ट्रीय नेशनल गेम्स कह सकते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया यहाँ के ये नेशनल गेम्स हैं। बैडमिंटन को सबसे पहले अगर ओलंपिक खेलों में शामिल करने की बात करें कि ओलंपिक में कब इंक्लूड किया गया, तो 1992 में के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम में अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रमंडलीय खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो 1996 में शामिल किया गया भैया, ठीक है, ध्यान रखना है। बैडमिंटन को एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, तो 1962 में जो जकार्ता में गेम्स हुए थे एशियन गेम्स, वहां पर एशियन गेम्स में बैडमिंटन खेल को सम्मिलित किया गया साथियों। चारों पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बनी रहती है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, आई होप आप रिमेंबर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब इसमें सिंगल्स बैडमिंटन कोर्ट लेआउट की बात करें तो आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ बैडमिंटन कोर्ट की अगर हम बात करें भैया, तो बैडमिंटन का कोर्ट का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, या हाँ रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है भैया, ठीक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात कर लें तो सिंगल्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो सिंगल्स में इसकी जो चौड़ाई होगी, लंबाई होगी सॉरी ग्राउंड की, वो 44 फीट होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, 44 फीट होगी, ठीक है, 44 फीट, ओके। मीटर में अगर आप लोगे तो 13.41 मीटर, ठीक है, कहीं पर 13.40 मीटर भी दिया होता है, 4041, आपको दोनों चीज़ें रिमेंबर रखनी है, ऑप्शंस के सराउंडिंग आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसकी विड्थ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई होगी भैया कोर्ट की सिंगल में, वो 17 फीट होती है, ठीक है, 17 फीट होती है। मीटर में आपका 5.18 मीटर हो जाएगा, ओके, 5.18 मीटर। मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ, हो सकता है आपको विजिबल कम हो, हालांकि विजिबल है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो बैक गैलरी होती है वो आपकी 2.50 फीट की होती है, 0.76 मीटर की होती है, ठीक है, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए तो आपका जो कोर्ट होगा वो क्या होगा,
44 गुणे 17 फीट, ठीक है, 44 गुणे 17 फीट होता है, सिंगल्स के लिए होता है साथियों। वहीं अगर हम डबल्स की बात करेंगे तो डबल्स की अगर हम बात करें तो वो आपका 3 फीट आपकी बढ़ जाती है विड्थ में, ठीक है, 3 फीट आपकी विड्थ में बढ़ेगी क्योंकि उसमें साइड गैलरी इंक्लूड हो जाती है डबल्स में। देखो सिंगल्स में आपकी साइड गैलरी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, ये आउट मानी जाती है, बैक गैलरी इंक्लूडेड होती है। डबल्स में आपकी साइड गैलरी बैक गैलरी दोनों ही इंक्लूड हो जाती है, इस वजह से इसका जो डायमेंशन होता है चेंज होता है। लंबाई तो उतनी ही होती है आपकी, लंबाई कितनी होगी, 44 फीट ही होगी, ठीक है, लेकिन चौड़ाई जो होगी आपकी 17 से हट करके कितनी हो जाएगी भैया, 20 फीट हो जाएगी, ठीक है, 20 फीट हो जाएगी, 6.10 मीटर हो जाएगी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है साथियों, बैडमिंटन कोर्ट का जो पूरा टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपका 81.80 मीटर होता है साथियों, ठीक है, 81.80 मीटर, और फिट में अगर लोगे तो 880 स्क्वायर फीट, ठीक है, फीट स्क्वायर फीट में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो अब बैडमिंटन नेट की बात करें, यहाँ से भी अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बैडमिंटन के नेट से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो जाते हैं साथियों। सो बैडमिंटन नेट की अगर हम पूरी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो पूरी चौड़ाई होती है साथियों वो 20 फीट होती है, ठीक है, या 6.1 मीटर या 10 मीटर, ठीक है, 20 फीट इसकी पूरी क्या हो जाती है, बैडमिंटन नेट की भैया चौड़ाई हो जाती है, ठीक है, 20 फीट की, ठीक है। हाइट की बात करें, अगर सेंटर से यहाँ से अगर हम ऊंचाई ले इसकी तो ऊंचाई ये आपकी हाइट या ऊंचाई तो ये आपकी 5 फुट हो जाती है, 1.524 मीटर हो जाती है। कहाँ से, सेंटर से, केंद्र से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर पोल से इसकी हाइट ले ली जाए, ठीक है, पोल से अगर इसकी हम हाइट लें, ठीक है, पोल से इसकी हाइट ले भैया तो ये कितनी हो जाएगी, 2 फीट 6 इंच हो जाएगी, ठीक है, 2 फीट 6 इंच हो जाएगी, 2 फीट 6 इंच नहीं, सॉरी, ये आपकी हो जाएगी 5 फुट 1 इंच हो जाएगी, 5 फुट 1 इंच हो जाएगी, ठीक है। पोल से अगर हम इसकी हाइट लें, पूरी पोल से पूरी नेट की हाइट, और सेंटर से लेंगे तो 5 फुट होगी, पोल से लेंगे तो 5 फुट 1 इंच हो जाएगी, ठीक है, 1.55 मीटर हो जाएगी मीटर में यहाँ से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वही जहाँ पूरे नेट की अगर हम लंबाई तो 20 फीट होगी, इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये 2 फीट 6 इंच आपके नेट की चौड़ाई हो जाती है, ठीक है, विड्थ ऑफ नेट हो जाती है, नेट की चौड़ाई जो होगी 2 फुट 6 इंच हो जाएगी। ये इतने पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं साथियों, ठीक है। नेट से रिलेटेड यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट की अगर हम बात करें भैया तो अब शटल कॉक से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो नंबर ऑफ फेदर्स पूछ लेता है आपसे इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ फेदर्स पूछ लिया, यानी परों की अगर संख्या पूछ ली तो कितनी होती है, 16 होती है ना। और पूरी जो चौड़ाई होती है आपकी चिड़िया की या शटल की जो चौड़ाई होती है वो 58 से 60 मिलीमीटर होती है, या 2 फुट या ठीक है 58 to 68 mm होती है, ये आपको ध्यान रखनी, या 2.28 इंचेस से लेके 2.68 इंचेस तक हो सकती है, ठीक है। कॉक की चौड़ाई की बात करें, ये एरिया आपका कॉक का होता है, तो इस कॉक की चौड़ाई 25 से लेकर 28 mm तक हो सकती है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें शटल की तो ये आपकी होती है साथियों 62 से 70 mm तक हो सकती है, 2.44 इंचेस से 2.76 इंचेस हो सकती है, ठीक है। वजन की बात करें भैया, वेट की, ठीक है, अगर हम वेट की बात करें शटल के तो 4.74 ग्राम से 4.50 ग्राम तक ये होती है। ऑन्स में अगर बात करें 0.17 से 0.19 ऑन्स इसका वजन हो सकता है, ओके। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं साथियों शटल से ठीक है। तो शटल कॉक की लंबाई की बात करें तो 62 से 70 मिलीमीटर हो जाएगी। शटल कॉक के वेट की बात करें 4.74 से 5.50 ग्राम तक हो जाएगी। परों की संख्या, फेदर्स की नंबर्स की बात करें तो 16 होते हैं। शटल कॉक की चौड़ाई 58 से 68 मिलीमीटर। शटल कॉक की चौड़ाई की बात करें
तो एक सेकेंड, ये शटल कॉक की विड्थ होगी, यहाँ पे शटल कॉक की हाइट की बात होगी, ऊंचाई की, ठीक है, हाइट लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई, हाँ लंबाई जो होगी शटल कॉक की 25 से 28 मिलीमीटर होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब आ जाओ बैडमिंटन रैकेट पे। तो बैडमिंटन रैकेट से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक आपका ये हैंडल वाला पार्ट हो गया जो कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर ये जो बीच में रॉड टाइप का पार्ट होता है इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ये शाफ्ट वाला हिस्सा हो गया, ओके। फिर ये आपका अंदर जिसमें वायर लगी होती है वो आपका स्ट्रिंग्ड एरिया हो गया। ऊपर वाला हिस्सा आपका हेड हो गया, ठीक है। थ्रोट होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, थ्रोट हो गया। तो इस तरीके से ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हैंडल की चौड़ाई की बात करें तो 25.4 मिलीमीटर, ठीक है। आपके हैंडल की चौड़ाई की या उसकी गोलाई की बात करें, जो चौड़ा होता है जितना 25.4 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर ओके 220 mm जो आपका पूरा स्ट्रिंग्ड एरिया होता है साथियों, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 220 मिलीमीटर हो जाता है। ये आपके पूरे हेड की अगर लंबाई की बात करें 280 मिलीमीटर का हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लेंथ आपकी होती है 665 से 675 मिलीमीटर, ठीक है। 665 टू 675 मिलीमीटर जो होती है आपकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है आपके बैडमिंटन रैकेट की साथियों, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 680 से अबव नहीं जानी चाहिए। मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो आपकी 680 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम लेंथ बैडमिंटन की जो होगी 680 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको इसमें से रिमेंबर रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिर पेनल्टी कार्ड्स भी होते हैं बैडमिंटन में। 3 टाइप के पेनल्टी कार्ड्स होते हैं भैया, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेनल्टी कार्ड्स इन बैडमिंटन। तो एक तो रेड, एक आपका होता है कौन सा, तो एक है परेशान हो रहे भाई, एक आपका होता है येलो, कलर ही दिख रहा होगा सामने, एक होता है रेड और एक होता है, इसलिए मैंने इसको कलर वाइज ही कर दिया, ठीक है। एक होता है ब्लैक। येलो कलर बेसिकली आपका नॉर्मली आपका वार्निंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। बैडमिंटन में नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी के तौर पर, ठीक है भैया, वार्निंग के तौर पर, ठीक है। एक एकल खिलाड़ी, सिंगल प्लेयर और डबल प्लेयर दोनों को, जोड़ी को पीला कार्ड दिया जाता है फॉर वार्निंग, ठीक है। एक बार अगर आपको येलो कार्ड मिल गया, ठीक है, तो लाल कार्ड मिलने पर एक बार वार्निंग के बाद दोबारा आपने वही गलती करी तो आपको रेड कार्ड दिया जा सकता है। लाल कार्ड मिलने पर विरोधी खिलाड़ी को 1 अंक मिलता है। अगर आपने गलती करी और आपको रेड कार्ड इशू हुआ तो आपके अपोनेंट टीम प्लेयर को 1 पॉइंट मिल जाता है। दूसरे लाल कार्ड के बाद टूर्नामेंट रेफरी के फैसले पर खिलाड़ी या जोड़ी को ब्लैक कार्ड मिल सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किन गेम्स में होता है तो उसमें एक गेम आपका बैडमिंटन भी है, ध्यान रखना है। आई थिंक सो फेंसिंग में भी शायद बैडमिंटन कार्ड ब्लैक कार्ड दिया जाता है, ठीक है। ब्लैक कार्ड की बात करेंगे तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड सबसे बड़ी पेनल्टी के रूप में होता है, ठीक है। मेजर पेनल्टी है, सबसे बड़ी पेनल्टी जो होती है उसमें ब्लैक कार्ड का यूज़ किया जाता है। इसमें खिलाड़ी या जोड़ी को टूर्नामेंट से निष्कासित कर दिया जाता है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है साथियों, ठीक है, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है ब्लैक कार्ड अगर मिलता है किसी प्लेयर को, ठीक है। ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है साथियों। अभी इसके बाद हम टॉप 50 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे साथियों, बस थोड़ी देर में। सॉरी फ्रेंड्स, हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट था, मेरे को डाउट हो रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको वो डाउट क्लियर करा दूं, ठीक है। एक्चुअल में ये इस पॉइंट पे आप देखो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने ढंग से रीड नहीं किया था, इस वजह से मुझे कन्फ्यूज़न हो गई कि लंबाई है कि चौड़ाई। इस पॉइंट में आपसे क्या बोला था इसने कि शटल कॉक की चौड़ाई पूछा है, ठीक है। यानी जो शटल कॉक है उसके कॉक की चौड़ाई 25 से 28 मिलीमीटर होती है, ठीक है। बाकी विड्थ आपके शटल कॉक की उतनी ही होती है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न था,
सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहले मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके लंबाई कर दी थी शटल कॉक की। तो ये आपके शटल कॉक के कॉक जो होती है ना, जो नीचे वाला पॉइंट होता है आपके कॉक का, शटल का ये वाला हिस्सा, इसकी बात हो रही है। ये देखो यहाँ पर ये इसकी 25 से 28 mm चौड़ाई की बात हो रही है, ठीक है, ये शटल कॉक की, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे साथियों। टॉप 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आपके सामने। सो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे तो पढ़ने पढ़ाने हर एक चीज़ में मज़ा आएगा साथियों, कसम से कह रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए, ये हैं आपके बैडमिंटन के टॉप 50 MCQs। आई होप आपको विजिबल होंगी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। यस, विजिबल हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं साथियों, बस कुछ सेकंड की देर है और हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल प्ले। ठीक है, अभी पीछे जिन्होंने भी इस क्लास को अटेंड किया, स्टार्टिंग से इन सारे क्वेश्चन के आंसर बड़ी इजीली दे दोगे। तो इसीलिए कहा जाता है साथियों कि थ्योरी पहले आप पढ़ के तब आप MCQs की प्रैक्टिस करिए, चाहे बुक से करिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से करिए, चाहे मेरे यहाँ से करिए, चाहे जिससे करिए, ठीक है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल प्ले। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई सिंगल खेल के लिए कितनी होती है। सिंगल्स के लिए 13.04 मीटर, 12.4 मीटर, 14.4 मीटर या फिर 15.4 मीटर। ध्यान रहे आपने फीट में पढ़ा है, मैंने मीटर में भी बताया है उसमें, बट यहाँ मीटर में दे दिया है, इसीलिए ध्यान रखिए मीटर और फुट में दोनों में आपको चीज़ें रिमाइंड रहनी चाहिए प्यारे साथियों। सो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, कितना होना चाहिए। सिंगल्स कोर्ट की बात पूछ रहा है और क्या पूछा, लंबाई पूछा भैया। तो देखो 44 मीटर जो होती है वो सभी की लंबाई होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 44 मीटर लंबाई चाहे सिंगल्स की हो चाहे डबल्स की हो, दोनों की होती है। तो लंबाई पूछा है, अब इस ये तो फीट में है, 44 फीट है ना, तो मीटर में कितनी जाएगी। अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 13.4 मीटर जो होगी वो आपकी सिंगल्स की लंबाई होगी साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आपके सामने यहीं पर दे रखा है, क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर डबल प्लेस। डबल्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, ये भी आपका दे रखा है भैया किसमें, मीटर। डबल्स की जो चौड़ाई होती है 44 × 20 मीटर होता है हमारा, 44 × 20 फीट होता है, सॉरी, ठीक है। तो 20 फुट, अब 20 फुट के हिसाब से आपको देखना है कि कितनी मीटर में होगी भाई चौड़ाई उसकी। तो फटाफट से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ 6.1 मीटर के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेट इन द सेंटर ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट के केंद्र में नेट की ऊंचाई कितनी होती है भैया। आपका बैडमिंटन का ये नेट लगा हुआ है, तो यहाँ सेंटर से इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी ये पूछा गया आपसे, ठीक है। 1.55 मीटर, 1.524 मीटर, 1.6 मीटर या फिर 1.7 मीटर। चलो फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। सेंटर से हाइट पूछी भैया, कितनी होगी सेंटर से हाइट, सेंटर से, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 1.524 मीटर, ठीक है, 1.524 मीटर। 5 फुट इसकी सेंटर से होती है और 5 फुट 1 इंच आपकी पोल से होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना फुट में, लेकिन मीटर में भी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, तो अगले सवाल की अगर हम बात करेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सिंगल्स कोर्ट। अब सिंगल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है भैया, तो आपको पता है सिंगल कोर्ट की चौड़ाई होती है 17 फुट, तो अब यहाँ मीटर में पूछ लिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें रिमाइंड होंगी, 5.18 मीटर या फिर 6.1 मीटर या फिर 7.1 मीटर या फिर 8.1 मीटर। चलो फटाफट से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 5.18 मीटर जो होगी वो आपकी 17 फुट चौड़ाई हो जाती है भैया सिंगल्स के कोर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है भैया, हाउ वाइड इज द सर्विस एरिया इन डबल्स। डबल्स में जो सर्विस क्षेत्र की चौड़ाई होती भैया वो कितनी होती भैया, ठीक है, 2.59 मीटर, 3.05 मीटर, 3.88 मीटर या फिर 4.0 मीटर। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 3.88 मीटर डबल्स में सर्विस क्षेत्र की चौड़ाई होती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट रेंज ऑफ अ शटल कॉक। यानी जो शटल होती है, जो कॉक होती है, शटल कॉक होती है, उसका मानक वजन कितना होता है भाई साहब, ठीक है, 4.74 से लेके 5.50 ग्राम, 3.5 से लेके 4.5 ग्राम, 5.5 से लेके 6.5 ग्राम या फिर 6.70 से लेके 6.70 ग्राम। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 4.74 से लेके 5.50 ग्राम एक मानक शटल का जो मानक वजन होता है भैया, एक स्टैंडर्ड जो वेट होता है उसकी रेंज यही होती है, ठीक है। और ऑन्स में भी पूछ लेगा, पीछे थ्योरी क्लास में मैंने ऑन्स में भी बता रखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी फेदर्स आर टिपिकली यूज्ड इन अ फेदर शटल कॉक। जो पंख वाली चिड़िया होती है, शटल कॉक होती है, उसमें आम तौर पे कितने पंख होते हैं भैया, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 18 होते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 16 फेदर्स होते हैं, 16 पंख होते हैं भैया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम चलें सो 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सिंथेटिक शटल कॉक। ठीक है, सिंथेटिक शटल कॉक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। नाइलॉन का यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, वूल का यूज करते हैं या फिर सिल्क का यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सिंथेटिक शटल कॉक के लिए हम किस प्रकार के मटेरियल का यूज करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका यूज करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, नाइलॉन का यूज करते हैं भैया, नाइलॉन का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए यहाँ पर। अगले सवाल की बात करेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अ शटल कॉक कैन रीच। हालांकि ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इसको देख लीजिए। शटल कॉक की अधिकतम गति कितनी हो सकती है भैया, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर या 600 किलोमीटर पर आवर। चलो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार शटल कॉक की अधिकतम हो सकती है जो शॉट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10वें सवाल की बात अगर हम करें भैया तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ द शटल कॉक स्कर्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा, शटल कॉक की स्कर्ट का आकार क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाए स्कर्ट शब्द या स्कर्ट टर्मिनोलॉजी किस खेल से संबंधित, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शटल कॉक की जो स्कर्ट होती है उसका आकार कैसा होता है, कॉनिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है या फिर फ्लैट होता है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, क्या होगा। बिल्कुल अगर ऑप्शन बी के साथ आप जाते हैं, सिलेंड्रिकल या कॉनिकल, नहीं बी नहीं होगा, ऑप्शन ए कॉनिकल के साथ जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया,
व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट। ठीक है, पीछे थ्योरी क्लास में मैंने डिस्कस किया है। बैडमिंटन रैकेट की मैक्सिमम स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है भैया, 680 mm, 650 mm, 700 mm या 720 mm। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए, शुरू से देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं पीछे, कितनी होगी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 680 mm, 680 मिलीमीटर जो होती है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड लेंथ होनी चाहिए आपके रैकेट की, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 12वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ बैडमिंटन रैकेट फ्रेम। जो बैडमिंटन रैकेट का फ्रेम होता है उसकी सबसे अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है भैया, कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीमीटर, 230 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर या फिर 280 मिलीमीटर। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 230 मिलीमीटर जो है वो मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए, मैक्सिमम बैडमिंटन रैकेट की जो फ्रेम होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाई एंड बैडमिंटन रैकेट। ठीक है, हाई एंड बैडमिंटन रैकेट के लिए आमतौर पर कौन सी सामग्री यूज होती है साथियों, एल्यूमिनियम, स्टील, कार्बन फाइबर या फिर वुड। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। हाई एंड बैडमिंटन रैकेट जो होते हैं काफ़ी हाईली जो एंडेड होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी माने जाते हैं। ठीक है, उनमें हवा में लहराते वक्त उनमें फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, काफ़ी उस टाइप की होता है। तो क्या होगा बताओ करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज कार्बन फाइबर। ध्यान रखना है आपको, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने प्यारे साथियों। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टिपिकल वेट रेंज ऑफ बैडमिंटन रैकेट। ठीक है, बैडमिंटन रैकेट का विशिष्ट वजन कितना होता है भैया, 70 से 100 ग्राम, 50 से 70 ग्राम, 100 से 120 ग्राम या फिर 120 से 150 ग्राम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैडमिंटन रैकेट के वेट से भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है साथियों। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शंस के सराउंडिंग अगर हम देखें साथियों तो 70 से 100 ग्राम के बीच होना चाहिए। वैसे कहीं कहीं पे 70 से 90 दिया होगा, कहीं कहीं पे 80 से 100 दिया होगा, तो इसी ऑप्शंस के सराउंडिंग ये आपको घूमना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ अगर आप यहाँ पर जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, 70 से 100 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर टिपिकली यूज्ड इन अ बैडमिंटन रैकेट। बैडमिंटन रैकेट में आमतौर पर कितनी तारें होती हैं भैया, 18 से 20 तार, 20 से 22, 22 से 24 या फिर 24 से 26। जो तारें यहाँ पर यूज़ होती हैं आपके हेड के अंदर, इनकी काउंटिंग की बात कर रहा भैया, कितनी तारें यहाँ पर होती हैं, कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपकी कितनी होती हैं भैया, बिल्कुल सो ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाएंगे आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, 22 से 24 स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, 22 से 24 तारें आपकी यहाँ पर काउंट की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच कार्ड इज शोन फॉर अ माइनर ऑफेंस इन बैडमिंटन। ठीक है, माइनर ऑफेंस के लिए, ठीक है, बैडमिंटन में मामूली अपराध हो गया, कोई छोटा सा फॉल्ट हो गया आपसे, आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया किसी वजह से, तो उसके लिए कौन सा कार्ड दिखाया जाता है भैया, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, ग्रीन कार्ड। देखो 3 तरीके के कार्ड होते हैं, कि येलो होता है, एक रेड होता है, एक ब्लैक कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड तो होता है नहीं, तो ये आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कार्ड तो सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, सबसे बड़ा गलती के लिए दिया जाता है, रेड कार्ड भी एक मीडियम लेवल की गलती के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, बिल्कुल अगर आप ए के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एक मामूली से अपराध के लिए या माइनर से ऑफेंस के लिए आपको येलो कार्ड दिया जा सकता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो येलो कार्ड होगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है,
व्हाट हैपेंस व्हेन प्लेयर्स रिसीव्स अ रेड कार्ड। अगर एक खिलाड़ी को लाल कार्ड मिल जाए, रेड कार्ड मिल जाए, तो भैया क्या होगा? उसको वार्निंग दी जाएगी, पॉइंट अवॉर्डेड टू अपोनेंट, विरोधी खिलाड़ी को एक पॉइंट दे दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या उसको टाइम आउट मिल जाएगा। चलो फटाफट से बताओ, पढ़ाया हुआ है, पीछे थ्योरी में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जाता है तो उसका जो विरोधी खिलाड़ी होता है भैया, उसको 1 पॉइंट गिफ्ट कार्ड के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, अपोजिट खिलाड़ी को। तो ऑप्शन बी, पॉइंट अवॉर्डेड टू अपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच कार्ड लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन इन बैडमिंटन। भैया बैडमिंटन में कौन सा कार्ड अयोग्यता की ओर ले जाता है या किसी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर देता है, प्रतियोगिता से बाहर कर देता है? येलो, रेड, ब्लैक या ब्लू? ब्लू तो होता नहीं, येलो आपका दिया जाता है भैया वार्निंग के लिए, रेड आपका दिया जाता है भैया 1 पॉइंट अवॉर्ड करने के लिए। बच गया कौन सा? ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको ब्लैक कार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। हु इशूज पेनल्टी कार्ड्स इन अ बैडमिंटन मैच। बैडमिंटन मैच में पेनल्टी कार्ड कौन जारी करता है भैया? अंपायर करता है कि रेफरी करता है कि लाइन जज करते हैं या फिर सर्विस जज करते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बड़ा आसान सा प्रश्न, लेकिन फंसाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, इसीलिए कहावत एक कही गई है। देखो सिंपल सी चीज़ है साथियों, एक छोटी सी बात है कि मेरे को ये लाइनें बहुत पसंद आती हैं कि शिक्षा की जड़ें बड़ी कड़वी होती हैं, मगर उसका फल बड़ा मीठा होता है। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट देयर फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। देखिए अभी आप मेहनत कर लोगे तो वो आपको थोड़ा सा, देखो होता क्या है ना, थ्योरी क्लास के साथ MCQs या केवल थ्योरी क्लास पढ़ने में ना बड़ी बोरियत होती है। हमारा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन मिल जाएं, बट मेरा बिलीव मानो आने वाले 20-25 दिन तक मेरी दी हुई थ्योरी क्लास के साथ आप कनेक्ट रहो। साथ में MCQs तो हम लगाएंगे ही, थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगी, ठीक है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ उसका रिजल्ट आप खुद देखोगे, स्वयं देखोगे, इम्प्रूव ज़रूर होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, बाकी वो सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, तो कार्ड कौन जारी करता है भैया? रेफरी जारी करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रेफरी के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वार्निंग्स आर टिपिकली गिवन बिफोर रेड कार्ड। लाल कार्ड आपको दिया जाए उससे पहले कितनी वार्निंग या कितनी चेतावनियां दी जाती हैं? चेतावनियां किससे दी जाती हैं? येलो कार्ड के माध्यम से। यानी कितने येलो कार्ड दिए जाते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? चलो फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो बिल्कुल करेक्ट रहोगे। ओनली 1, एक येलो कार्ड के बाद फिर सीधे आपको रेड कार्ड मिलता है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि 2 येलो कार्ड के बाद आपको रेड दिया जाएगा, एक ही येलो कार्ड के बाद पॉइंट दे बैठोगे सामने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, चलो 21वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? हाउ लॉन्ग इज द इंटरवल बिटवीन गेम्स इन बैडमिंटन मैचेस। बैडमिंटन के एक मैच या खेलों के बीच का अंतराल कितना लंबा होता है भैया? जो इंटरवल टाइम होता है वो कितना टाइम का होता है? 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का या फिर 5 मिनट का? चलो फटाफट से बताओ कितना इंटरवल मिलता है भैया, कितने टाइम का इंटरवल मिलता है? सभी के जवाब आने चाहिए। ठीक है, बैडमिंटन मैच में जो खेलों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो टाइमिंग मिलती है आपको इंटरवल की, वो आपको कितनी मिलती भैया? ऑप्शन बी के साथ आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे, 2 मिनट की मिलती भैया, 2 मिनट की। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न आपसे कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट व्हाट स्कोर डज अ 60 सेकेंड इंटरवल अकर ड्यूरिंग गेम। ठीक है, खेल के दौरान या बैडमिंटन खेल के दौरान 60 सेकंड का अंतराल कब होता है भैया? 60 सेकंड का इंटरवल कब होता है? 9 पॉइंट के बाद, 11 पॉइंट के बाद, 15 पॉइंट के बाद, 21 पॉइंट के बाद। ये पॉइंट्स हैं जो भी दे रखे हैं आपके,
इनमें से कितने पॉइंट के बाद 60 सेकेंड्स का इंटरवल हो जाता है भाई साहब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 22 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 11 पॉइंट के बाद 60 सेकंड का रिसेस होता है, इंटरवल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ लॉन्ग इज द इंटरवल व्हेन अ प्लेयर रिक्वेस्ट्स अ ब्रेक? अगर खिलाड़ी ब्रेक मांगता है तो अंतराल कितना लंबा होता है, कितने टाइम का इंटरवल होता है भाई? 30 सेकंड का, 60 सेकंड का, 90 सेकंड का, 120 सेकंड का? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताओ फटाफट से। अगर एक खिलाड़ी ब्रेक मांग रहा है तो उसको कितने टाइम का इंटरवल मिल जाएगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 60 सेकंड का, ठीक है। 60 सेकंड्स का आपको इंटरवल मिल जाता है ब्रेक मांगने पे खिलाड़ी के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ मैनी टाइम्स कैन प्लेयर रिक्वेस्ट ड्रिंक ब्रेक? मेरे को पता था कि आप यही सोच रहे होगे कि कितनी बार ब्रेक ले सकता है। एक बार में 60 सेकंड का मिल गया तो कितनी बार ले लेगा भैया? सो एक एक खेल में खिलाड़ी कितनी बार ड्रिंक ब्रेक मांग सकता है भैया? हाउ मेनी टाइम्स कैन प्लेयर रिक्वेस्ट ड्रिंक ब्रेक इन अ गेम? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम या फिर अनलिमिटेड टाइम? चलो फटाफट से बताओ 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? कितनी बार ब्रेक ले सकता है एक खिलाड़ी गेम में? बिल्कुल ऑप्शन ए, एक बार ही ले सकता है, ओनली 1 टाइम, ठीक है। ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ कोचिंग ब्रेक ड्यूरिंग अ मैच? ठीक है, मैच के दौरान कोचिंग ब्रेक की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो कोचेस वगैरह लेते हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है भैया? 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट? यानी जो आपके साथ ऑफिशियल्स जाते हैं, जो आपके मेंटर्स जाते हैं, कोच जाते हैं, ठीक है। कोच अगर टाइम आउट लेता है, ठीक है, या इंटरवल लेता है तो उसको कितने टाइम का मिल सकता है, ये आपको बताना। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? ठीक है, बिल्कुल 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट का ही मिलता है, 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे भैया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द चीफ ऑफिशियल इन अ बैडमिंटन मैच? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बैडमिंटन मैच में मुख्य अधिकारी कौन होता है भैया? अंपायर होता है, रेफरी होता है, लाइन जज होता है, सर्विस जज होता है? जो मेन डिसीजन लेता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो कौन होता है इसमें, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मेन अथॉरिटी अगर गेम खिलाने की सारी चीज़ की जो होती किसके पास होती भैया? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो, एक रेफरी की होती है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई साहब, ठीक है, रेफरी। हाउ मैनी लाइन जजेस आर टिपिकली प्रेजेंट इन प्रोफेशनल मैच? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। एक पेशेवर मैच में आमतौर पर कितने लाइन जज होते हैं, जिनको हम लाइनमैन के नाम से भी जानते हैं? 2, 4, 6 या 10? कितने लाइन जज होते हैं? चलो फटाफट से बताओ। लाइनमैन्स आपके वॉलीबॉल में होते हैं, ठीक है। यहाँ बैडमिंटन के अंदर आपके लाइन जजेस होते हैं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 27वें प्रश्न का सही जवाब, कितने लाइन जज होते हैं भैया? ऑप्शन डी के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, 10 लाइन जजेस होते हैं, ठीक है, 10, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 10 होगा कि या कुछ और होगा, ठीक है। क्लियर करके बताइएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न आपके सामने भाई साहब क्या कह रहा है? व्हाट डज द सर्विस जज मॉनिटर? ठीक है, सर्विस जज क्या निगरानी करता है भैया? नाम से ही पता चल रहा है। फुट फॉल्ट्स, शटल स्पीड, नेट हाइट, प्लेयर्स बिहेवियर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सर्विस जज होता है वो क्या मॉनिटर करता है भाई? सर्विस करते वक्त वो देखता है कि आपकी पैरों की क्या स्थिति है, आप किसी लाइन को कट तो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जज करता है, यानी फुट फॉल्ट्स की तरफ ध्यान देता है। ऑप्शन ए के साथ अगर आप ध्यान दोगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, फुट फॉल्ट्स को जज करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। हु कैन ओवर रूल द अंपायर्स डिसीजन? ठीक है, अंपायर के निर्णय को कौन बदल सकता है भैया बैडमिंटन के खेल में?
रेफरी बदल सकता है, लाइन जज, सर्विस जज या फिर प्लेयर। चलो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ। अंपायर के जज को या निर्णय को कौन बदल सकता है इसमें से? सबसे मुख्य जो होगा वही बदलेगा। मुख्य कौन होता है भैया? रेफरी होता है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 30वां प्रश्न आपसे कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ लाइन जज। लाइन जज का काम क्या होता है भैया? क्या भूमिका होती है? कैन शटल इन और आउट, कॉल शटल इन और आउट, चिड़िया अंदर या बाहर जाती है उसको बताता है। मॉनिटर सर्विस करता है, सर्विस को मॉनिटर करता है। इशू पेनल्टी कार्ड्स या फिर कीप स्कोर, अभी पीछे डिस्कस किया क्वेश्चन में हमने। चलो फटाफट से बताओ 30वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई साहब? 30th क्वेश्चन का लाइन जज की भूमिका। ठीक है, ध्यान रखना, लाइन जज की भूमिका। ठीक है, लाइन जज की। ठीक है, तो लाइन जज की भूमिका क्या होती भैया? वो आपके शटल को इन और आउट, इन ऑप्शंस के सराउंडिंग इन और आउट में मॉनिटर करने का काम करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा था? सर्विस जज पूछा था, जो फूड फॉल्ट्स करते हैं। ठीक है, और लाइन जज अगर पूछ ले तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉल शटल्स इन और आउट। जो आपकी चिड़िया है वो अंदर है या बाहर उसकी कॉल करता है, शटल इन और आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे। 31वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया विच इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर बैडमिंटन। बैडमिंटन की जो अंतरराष्ट्रीय संचालन निकाय कौन सा है भैया? BWF है, IOC है, फीफा है, ITF है। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर। अब देखो ITF क्या है? ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन या टेनिस होगी। फीफा क्या है? फेडरेशनल इंटरनेशनल, ये फुटबॉल की है। IOC क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। तो बच गया क्या भैया? ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन जो होती है वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संचालन निकाय होती है। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज BWF स्टैंड फॉर। BWF का मतलब क्या होता है भैया? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वेलफेयर फाउंडेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड वाइड फोरम या फिर बैडमिंटन विनर्स फेडरेशन। ऑप्शंस के सराउंडिंग ये आप बहुत आराम से बता देंगे बिल्कुल। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे 32 में तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1934 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये ध्यान में रखना। पीछे मैंने पढ़ा रखा है, स्टैब्लिश्ड हुई थी ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। When was the BWF founded? देखो अभी पीछे डिस्कस किया, फिर से वही पूछ लिया। BWF की स्थापना कभी भैया? 1924, 1934, 1944, 1954। अभी बताया क्या होगी? बिल्कुल 1934 के साथ जाएंगे और बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, विच फेडरेशन गवर्न्स बैडमिंटन इन इंडिया। भारत में बैडमिंटन को कौन सा संघ नियंत्रित करता है भैया? BAI, BWF, साई, IOA। चलो फटाफट से बताओ। IOA क्या है भैया? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। IOA क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। BWF क्या है? पीछे डिस्कस कर लिया उसका भैया, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। बच गया क्या? BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी भी स्थापना 1934 में हुई थी। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों, डेट पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्चुअली 5-6 दिन से अभी जुकाम ठीक हो गई है बट थोड़ा सा है। ठीक है, चलो 35वां प्रश्न, व्हाट डज बैडमिंटन स्टैंड फॉर भैया? सॉरी, बैडमिंटन BAI स्टैंड फॉर, BAI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन अलायंस ऑफ इंडिया, बैडमिंटन अकेडमी ऑफ इंडिया, बैडमिंटन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भी पीछे डिस्कस किया हमने, मैंने बताया आपको क्या होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ जाएंगे बिल्कुल करेक्ट, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 36वां प्रश्न क्या कर रहा है? व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम इन मॉडर्न बैडमिंटन। ठीक है, आधुनिक बैडमिंटन में स्कोरिंग का सिस्टम क्या है भैया? 15 पॉइंट की होती है, 21 पॉइंट की, 11 पॉइंट की, 25 पॉइंट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? मॉडर्न, आधुनिक में कितने पॉइंट्स के होते हैं? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। 21 पॉइंट्स के, 21 पॉइंट्स के मैचेस होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है भाई साहब, हाउ मैनी प्लेयर्स आर ऑन द कोर्ट इन डबल्स। अब इससे आसान क्या हो सकता है, डबल्स में कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, 2 होते, 3 होते, 4 होते, 6 होते हैं। डबल्स मीन्स डबल, डबल का मतलब क्या होता है भैया, कितने होते हैं। देखो आसान चीजें लुटिया दुबोड़ देती है, मैंने पहले ही बोला आपसे। इस क्वेश्चन पे बता रहा हूं आपको, मैक्सिमम 90% बच्चे 2 लगा के आएंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, डबल्स में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, तो कोर्ट में डबल्स में एक यहाँ हो गए, क्या है क्या है क्या, कितने खिलाड़ी होंगे भैया, 4 खिलाड़ी होंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये एक एक 2-2 क्वेश्चन ही ना सिलेक्शन निर्धारित करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डाले जाएंगे जो परेशान नहीं करेंगे लेकिन आपके रिजल्ट को परेशान कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन को बहुत ही गहराई के साथ, आराम से, सांत्वना के साथ पढ़ना है, ठहराव के साथ ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा गया द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी क्लास अटेंड करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो फिर ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा सेट रहती हैं कि किस क्वेश्चन पे कैसे ध्यान देना। व्हाट इज़ द मिनिमम सीलिंग हाइट ऑफ एन इंटरनेशनल बैडमिंटन कोर्ट। जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसमें, जो इंडोर कोर्ट होता है उसमें जो सीलिंग की हाइट होती है, छत की भैया, वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए, 9 मीटर होनी चाहिए, 11 मीटर, 12 मीटर। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब। बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। 9 मीटर हाइट होनी चाहिए भैया, ध्यान रखिएगा। छत की यानी सीलिंग की जो हाइट होगी मिनिमम 9 मीटर होगी, मिनिमम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, 39वां प्रश्न आपसे कह रहा है विच स्ट्रोक इज हिट हाई एंड डीप इनटू द अपोनेंट्स कोर्ट। ठीक है, कौन सा स्ट्रोक है, स्ट्रोक का प्रकार पूछ रहा है आपसे, जो गहरा प्रतिद्वंदी के कोर्ट में मारा जाता है, एकदम डीप में घुस के मारते हैं। ठीक है, स्मैश, ड्रॉप, क्लियर या फिर ड्राइव। चलो फटाफट से बताओ 39वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। 39th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, गहरा प्रतिद्वंदी शॉट, जब आप क्लियर करते हो शॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर शॉट में। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब। इसमें भी बहुत से लोग स्मैश मार के चले आएंगे, हाँ, लेकिन आप सर जो होगा आपका करेक्ट वो आपका होगा क्लियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 44वां प्रश्न, व्हाट इज द टर्म फॉर अ शॉट दैट लैंड्स जस्ट ओवर द नेट, यानी नेट के ठीक ऊपर से गिरने वाले शॉट को क्या कहते हैं, प्यार से ऐसे गिरा देते हो ना, खेलोगे बैडमिंटन। स्मैश, ड्रॉप, ड्राइव या फिर लॉब। चलो फटाफट से बताओ 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ड्रॉप बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट हो गए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्रॉप शॉट बोलते हैं उसको, नेट के पास से प्यार से जो गिराया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी पॉइंट्स मस्ट अ प्लेयर विन बाय टू अ विन गेम। ठीक है, यानी खेल जीतने के लिए खिलाड़ी को कितने अंकों से जीतना चाहिए भैया। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। वॉलीबॉल और बैडमिंटन में सेम कहानी होती भाई साहब। चलो बताओ लगातार कितने पॉइंट्स चाहिए जीतने के लिए, सेट पॉइंट के साथ कितने चाहिए। 41वां प्रश्न, बिल्कुल 2 पॉइंट लगातार आपको जीतने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर इन ए ड्यूस सिचुएशन। ठीक है, ड्यूस की स्थिति में अधिकतम स्कोर कितना होना चाहिए, बराबर बराबर पे आ गए तो कितना होगा, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स तक जाएगा गेम। ठीक है, 25, 29, 30 या फिर 35। चलो बताओ, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप 20 पॉइंट पे सेट पॉइंट हुआ, अगले ने भी 20 बना दिया, 20-20 हो गया, तो गेम कितने पे जाएगा भाई, 21-22 पे जाएगा। लगातार जो 21-22 पॉइंट बनाएगा वो बनाएगा। अब 21 पे जाने के बाद फिर से बराबर हो गया दूसरी टीम, तो ऐसे करते करते कितने पॉइंट तक जा सकता है, वही ड्यूस सिचुएशन होती है। तो कितना होगा सही जवाब, कितने पॉइंट तक जा सकता है गेम। बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे, 30 पॉइंट तक जा सकता है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 पॉइंट तक ड्यूस की सिचुएशन में जाएगी, बार बार अगर टैली कर रहा है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट थॉमस कप टाइटल, सबसे ज्यादा थॉमस कप। अब थॉमस कप पीछे डिस्कस किए, भैया थॉमस कप किसके लिए होता है, मेंस के लिए होता है बैडमिंटन में। कब शुरू हुआ था भैया, 1948-49 में।
ठीक है, थॉमस को। उबर कप पूछ लेता तो 1956-57 है ना। थॉमस और उबर कप किसके लिए होता है? वुमेन्स के लिए होता है। तो बताओ सबसे ज़्यादा थॉमस कप का खिताब अभी तक किसने जीता भैया? 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, चाइना, क्या होगा करेक्ट आंसर? इन दोनों में कंफ्यूज हूँ मैं। देखो चाइना ने तो जीते हैं थॉमस कप मैक्सिमम, आई थिंक सो 11 या 15 बार जीते शायद। ठीक है, अब इंडोनेशिया का भी हो सकता है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ मैं। आंसर यहाँ पर आपका इंडोनेशिया दे रखा है, आप कमेंट करके बताइएगा कहीं चाइना तो नहीं है तो इन्हीं दोनों में से। इसको क्लियर करके मेरे को बताइएगा, ठीक है। बाकी कमेंट में इस पर डिस्कस कर लेंगे हम, ओके। नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग चाइना होना चाहिए, इंडोनेशिया भी हो सकता है क्योंकि वहाँ का भी राष्ट्रीय खेल है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द वुमेन्स इक्विवेलेंट ऑफ द थॉमस कप? थॉमस कप का महिलाओं के लिए समकक्ष क्या होता है? यानी थॉमस कप तो पुरुषों के लिए, तो महिलाओं के हिसाब से कौन सा होता है? उबर कप, सुदीरमन कप, वर्ल्ड कप या इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महिलाओं के लिए कौन सा होता है? उबर कप होता है या उबेर कप होता है? 1957 में स्टार्ट हुआ था ये पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन इज द सुदीरमन कप हेल्ड? सुदीरमन कप कितनी बार आयोजित होता है भैया? प्रत्येक साल होता है, प्रत्येक 2 साल बाद होता है, प्रत्येक 3 साल बाद होता है, प्रत्येक 4 साल बाद होता है? चलो 45वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुदीरमन कप, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऐसे ही आपका थॉमस कप और उबेर कप भी प्रत्येक 2 साल बाद होता है, और ऐसे ही सुदीरमन कप भी एवरी 2 ईयर्स में कराए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भैया? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप मेडल? ठीक है, BWF इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था भैया? साइना नेहवाल, PV सिंधु, प्रकाश पादुकोणे या फिर किदाम्बी श्रीकांत? चलो फटाफट बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। PP याद रखना, प्रकाश पादुकोणे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिक्स टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन? बैडमिंटन में मिश्रित टीम चैंपियनशिप का नाम क्या है भैया? थॉमस, जिसमें एक लड़का एक लड़की खेलते हैं, ठीक है। थॉमस कप, उबेर कप, सुदीरमन कप, डेविस कप? चलो फटाफट से बताओ 47वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो थॉमस कप तो मेंस के लिए होती है, उबेर कप वुमेन्स के लिए होती है, डेविस कप आई थिंक आपका टेनिस में होता है, सुदीरमन कप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होगे साथियों। 49th क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्यारे साथियों, 48th क्वेश्चन की, 48वां प्रश्न, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ शटल कॉक? ठीक है, इनमें से कौन सा शटल कॉक का प्रकार नहीं है भैया? फेदर का, पंख वाला, सिंथेटिक का, प्लास्टिक का या फिर रबर का? चलो फटाफट से बताओ 48वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो सिंथेटिक की भी शटल कॉक होती है, फेदर की, पंख की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, बच्चों को प्लास्टिक से खिलाया हुआ स्कूल में आपने, बच गया रबर। ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट हो। रबड़ की कोई भी चिड़िया बैडमिंटन में नहीं होती, कोई भी शटल कॉक यूज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास बड़ी मस्त लग रही होगी, पता है क्यों? क्योंकि थ्योरी के जस्ट बाद आपने MCQs लगाई हैं, और ऐसी क्लासेस मैं आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा, ठीक है। 49वां प्रश्न आपसे कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ फॉल्ट ड्यूरिंग सर्विस? सर्विस के दौरान अगर गलती कर दो भैया तो उसको क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे, फॉल्ट बोलेंगे, आउट बोलेंगे, रैली बोलेंगे? चलो फटाफट से बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब? 49वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला जाएगा? सर्विस के दौरान अगर आप फाउल करते हो तो आपको फॉल्ट बोला जाएगा। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सारी टर्मोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। आउट कब बोलते हैं? सर्विस के टाइम पे बोलते हैं, ठीक है, ये भी। लेकिन यहाँ गलती करने की बात कर रहे हैं तो फॉल्ट होगा। आपने कोई सर्विस के दौरान आपने पैर से लाइन कट कर दी, रॉन्ग साइड से सर्विस कर दी, तो ये सब फॉल्ट की डायरेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 50वां प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेदर्स डज अ शटल कॉक हैव इन इंटरनेशनल मैचेस? अंतर्राष्ट्रीय मैच में शटल कॉक में कितने पंख होते हैं? 12 होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं, 18 होते हैं? ये आपके लिए समझ लो एक छोटे से क्वेश्चन का क्विज है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कितने लोगों के आंसर आते हैं कमेंट में। अगर 50 लोगों के भी आंसर कमेंट में आ गए तो मैं मानूंगा कि मेरी
ये सीरीज़ आपको बेहतर लग रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आई होप आज की क्लास आपको बेटर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। सो अगर ऐसी ही क्लासेस आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप चैनल को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो चैनल की रीच बढ़ती है साथियों। हम किसी धन्ना सेठ की तो औलाद है नहीं है कि अगर हम फ्री में भी पढ़ा रहे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, तो हमको कम से कम एक सब्सक्राइब चाहिए और एक छोटा सा लाइक, एक कमेंट। आप नेगेटिव कमेंट ही हमारे बताओ भाई, आप मेरी गलतियां ही बताओ कि सर आपने इतने क्वेश्चन आपने गलत कराए, इतने पॉइंट आपने गलत कराए, आपका ये तरीका बताने का गलत था, आप इसको इस तरीके से बताइए, अपनी राय तो बताइए बट बताइए, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट का इंतज़ार करता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अगली क्लास में आप देखोगे कि आपको एक दिन में 2 क्लासेस मिलेंगी। जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का फाउंडेशन बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मैं स्टार्टिंग से हिस्ट्री से लेके पूरी क्लासेस करूँगा। स्पोर्ट्स की क्लास हमारी ये एज इट इज़ अभी चलती रहेगी, क्योंकि पिछले मैंने एनाटॉमी वगैरह की सारी थ्योरी क्लासेस पढ़ा रखी हैं, फिर से चलेंगी। लेकिन अभी तक के लिए अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई ये क्लासेस आप जाके देख सकते हो, चैनल पे विजिट कर सकते हो। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल का कोई भी ज्वाइन बटन ले सकते हो, 51 रुपीज़ से स्टार्ट है, फॉर सपोर्ट ओनली। उसमें लिखा रखा है कि वो यूपी टीजीटी के लिए, एमपी टेट के लिए, फलाना ढमकाना के लिए लिखा हुआ है, बट आप हमें सपोर्ट करने के लिए आप कर सकते हो। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे एज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। और जो टॉप 50 मल्टीपल क्वेश्चंस की चल रही थी अभी तक, मिक्स क्वेश्चन, वो भी हमारी एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। हमें ज़रूरत है सिर्फ आपके सपोर्ट और सहयोग की, सिर्फ इतना ही करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है चैनल को, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।